हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में अपन अध्याय 3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और इसका पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मातृवंशीय परिवार में माता की पीढ़ी से वंश निर्धारित होता है। मातृवंशीय परिवार में माता की पीढ़ी से वंश का निर्धारण होता है, यानी कि जो वंश है वो माता के नाम से चलता है। ठीक है, अर्थात इसके अंतर्गत वंश का नाम माता के नाम से चलता है। इसमें वंश परंपराएं, उत्तराधिकारी के नियम आदि भी माता के नाम से चलते हैं। जैसे वंश की जो भी परंपराएं होंगी, उत्तराधिकारी यानी कि माता के बाद वंश का जो उत्तराधिकारी है वो भी मतलब पुत्री बनती है। ठीक है, तो ये नियम आदि सब माता के नाम से चलते हैं। संपत्ति पर अधिकार माता के बाद पुत्री को प्राप्त होता है, ना कि पुत्र को। यानी कि संपत्ति का जो अधिकार होता है वो माता के बाद पुत्री को होता है, पुत्र को नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे मतलब जो मातृवंशीय परिवार है ना, उसमें जो पितृवंशीय परिवार में क्या होता है, शादी के बाद जो लड़कियां हैं वो दूसरे घर में जाती हैं, और यहाँ ऐसा होता है लड़का विदाई होकर के जाता है। ठीक है, तो मतलब जो मातृवंशीय परिवार की यही खासियत होती है। ठीक है, इसमें वंश परंपरा माता से पुत्रियों में आगे बढ़ती है। अगर हम बात करें पितृवंशीय परिवार में तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें वंश किसके नाम से चलेगा, मतलब पिता के नाम से चलेगा, और उत्तराधिकारी कौन होगा, पुत्र होगा, है ना। जैसे पिता के बाद उस संपत्ति का मालिक कौन होगा, बेटा होगा, यानी कि पुत्र होगा। ठीक है, तो मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और इस वंश की परंपरा मतलब पिता से पुत्रों में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, पितृवंशीय में तो इसका उल्टा है सेम, तो मैंने लिखवाया नहीं है, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आ जाए पितृवंशीय परिवार तो इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो जाति व्यवस्था में होने वाले कारण कौन कौन से हैं, यानी कि परिवर्तन। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन क्यों हो रहा है, वर्तमान आर्थिक परिवर्तन तथा औद्योगिकरण। देखो, जाति व्यवस्था में तो परिवर्तन आ रहा है औद्योगिकरण की वजह से। औद्योगिकरण का मतलब होता है कारखाने। ठीक है, जगह जगह औद्योगिकरण हो रहा है, कारखाने लग रहे हैं, तो कारखानों में काम करने वाले हर जाति के लोग होते हैं। तो क्या होगा, मतलब वैसे छुआछूत की भावना रहती है लोगों में जब तक लोग गांव में रहते हैं, है ना, अलग अलग रहते हैं। जब और कारखानों में सब लोग मिक्स में काम करेंगे तो वहाँ जाति व्यवस्था धीरे धीरे कम होती है। मतलब जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है, किसकी वजह से, औद्योगिकरण की वजह से। ठीक है, वर्तमान में जो नए नए कारखाने लग रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग सब एक साथ काम करते हैं, जब किसी भी जाति को। ठीक है, औद्योगिकरण का मतलब नई नई चीज़ों का निर्माण हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति यात्रा करने जा रहा है रेलगाड़ी में, ट्रेन में यात्रा कर रहा है, तो ट्रेन में ये थोड़ी नहीं जाति के हिसाब से बैठते हैं लोग, सब बैठ जाते हैं साथ ही साथ, है ना। तो इसकी वजह से भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है, यातायात के साधनों की वजह से, है ना। या प्लेन में कोई यात्रा कर रहा है या जहाज़ में कोई यात्रा कर रहा है तो उस समय भी जाति मतलब ये सारी मतलब औद्योगिकरण की वजह से भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। ये सारी चीज़ें औद्योगिकरण की ही तो देन है ना। और क्या है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। पाश्चात्य को मतलब होता है पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। जो पश्चिमी संस्कृति है उसमें सब लोग समान हैं, वहाँ कोई जाति बिरादरी नहीं होती है। ठीक है, वहाँ लोग काम पर फोकस करते हैं। उन्नति तभी होगी मतलब जब व्यक्ति अपने कार्य पर ध्यान देगा, ना कि जाति व्यवस्था को लेकर के चलेगा। तो हर व्यक्ति अपनी जाति के काम करेगा तो उन्नति नहीं हो सकती इस देश की। ठीक है, तो लोग पश्चिमीकरण को अपना रहे हैं। पश्चिम के देश के लोग जैसे काम करते हैं वैसे ही लोग धीरे धीरे वही व्यवस्था यहाँ लागू कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ सब लोग समान है, इक्वल हैं, पश्चिमीकरण की बात करें तो। ठीक है, उसके बाद है नगरीकरण। नगरीकरण की वजह से भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं। नगरीकरण का मतलब है नगरों में लोग अलग अलग दूर दूर से जाकर के बसते हैं, अलग अलग जातियों के भी होते हैं। ठीक है, फिर मतलब वहाँ जाति व्यवस्था की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है ना, कोई ये थोड़ी नहीं पूछता आप किस जाति से हैं। ठीक है, तो वहाँ जाति बिरादरी ज़्यादा लोग नहीं मानते हैं। तो जाति व्यवस्था नगरीकरण की वजह से धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संविधान की मान्यताएं। और भारतीय संविधान में ये मान्यता है कि भारतीय संविधान ये कहता है कि सभी लोग इक्वल हैं, बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी जाति छोटी बड़ी नहीं है। जो संविधान है वो सबको बराबरी
का दर्जा प्रदान करता है, जिसकी वजह से भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे जाति वाला क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है, याद हो गया होगा। यहाँ पे 4 पॉइंट पूछ रहा था तो आप लिख देंगे आसानी से, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आए तो थोड़ा थोड़ा इनमें 2-2 लाइनें बढ़ा करके लिख देना है, ठीक है। उसके बाद है जाति व्यवस्था की विशेषताएं। विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देखो, जाति जो होती है वो जन्म पर आधारित सदस्यता है। जैसे जिस व्यक्ति का जिस जाति में जन्म होता है वो व्यक्ति उसी जाति का माना जाता है। तो ये जाति क्या है? जन्म पर आधारित एक सदस्यता है ना। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उससे सदस्यता उसी जाति की मिल जाती है, मतलब उसी जाति का वो सदस्य माना जाता है ना। तो जन्म पर आधारित होगी। और क्या है? पेशों की निश्चितता। हाँ, जाति के अंदर ये भी विशेषता है। पेशों मतलब लोग अपनी जाति का ही काम करते हैं। जैसे ब्राह्मण लोग हैं, कथा पढ़ने का काम, मतलब कथा वगैरह हवन वगैरह कौन करते हैं? ब्राह्मण लोग करते हैं। तो मतलब जातिगत है ना, ठीक है। तो कुछ जातिगत क्या होते हैं, उनके पैसे भी होते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? और क्या होता है? खान पान पर प्रतिबंध। जाति की ये भी व्यवस्था है, मतलब व्यक्ति अपनी जाति के हिसाब से भी खान पान रखता है ना। जैसे कुछ लोग मांसाहार नहीं खाते हैं क्योंकि इनकी जातिगत नहीं होता है ना। तो जैसे मतलब जाति के अनुसार कि हमारी जाति में ये अलाउ नहीं है मांसाहार, ठीक है। तो ये खान पान भी क्या है? जाति की एक विशेषता है। और क्या है? ऊंच नीच की भावना। जातियों के अंदर ऊंच नीच, मतलब हर व्यक्ति अपने अंदर ये भावना रखता है कि हमारी जात ऊंची है। तो मतलब जातियों में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। ये भी एक जाति की विशेषता है। और अगला पॉइंट है अनिवार्य सदस्यता। मतलब जाति की जो सदस्यता है वो अनिवार्य होती है। मतलब जन्म जिस जाति में व्यक्ति लेता है उसी जाति का वो सदस्य माना जाता है, ठीक है। और क्या? निश्चित परंपराएं। मतलब एक पॉइंट ये भी है कि जाति के अंदर कुछ परंपराएं होती हैं, निश्चित होती हैं हर जाति के अंदर, कि उस जाति की ये परंपरा है ना। परंपरा मतलब पुरानी रीति रिवाज ही है, रीति रिवाज है, उसी के अनुसार व्यक्ति चलता है। तो ये भी जाति के हिसाब से ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद है जाति व्यवस्था से क्या आशय है। क्वेश्चन इस तरह से अगर आपसे पूछ ले, ठीक है। तो जाति व्यवस्था भारतीय समाज में स्त्रीकरण की प्रमुख व्यवस्था है। स्त्रीकरण को मतलब जानते हो? मतलब एक के बाद एक, मतलब ऊंच नीच की भावना है ना, मतलब स्तर के हिसाब से, है ना। तो इस जाति व्यवस्था भारतीय समाज में स्त्रीकरण की प्रमुख विशेषता है। यहाँ स्तर पाए जाते हैं, यानी कि उच्च स्तर है, निम्न स्तर के लोग हैं, उच्च स्तर के लोग हैं। तो मतलब ये क्या है? जाति व्यवस्था में ही तो स्त्रीकरण की व्यवस्था है ये, ठीक है। इसके माध्यम से समाज में ऊंच नीच की स्थिति का निर्धारण होता है। मतलब कौन सी जात ऊंची है, कौन सी नीची है, तो ये स्त्रीकरण की वजह से ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।